दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कभी राजनीति में हारना भी जीतने की तैयारी हो सकती है, तो शायद आप हंसकर कहेंगे भाई राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है। और सच कहूं आप गलत भी नहीं होंगे, क्योंकि राजनीति वो जगह है जहां कई बार जो सामने दिखता है वही असली कहानी नहीं होती। जो हार दिखाई जाती है वो कभी कभी सिंपैथी बन जाती है, जो विरोध दिखता है वो कभी कभी स्ट्रेटजी होता है, और जो जनता समझती है बस वोटिंग हुई है, असल में वहां कई साल आगे तक की प्लानिंग चल रही होती है। अब अगर मैं कहूं कि 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक संसदीय घटना नहीं थी, वो आने वाले 2029 चुनावों की झलक भी हो सकती है। तो शायद कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई इतना भी मत सोचो, लेकिन अगर आप पूरी कहानी सुनोगे तो समझ जाओगे कि भारत की राजनीति में कभी भी कोई बड़ा दिन सिर्फ एक दिन नहीं होता, वो फ्यूचर का ट्रेलर भी होता है। उस दिन सुबह से देश का माहौल कुछ अलग था। टीवी चैनल खोलो तो हर जगह बड़ी बड़ी हेडलाइन, ऐतिहासिक फैसला, महिलाओं को मिलेगा उनका अधिकार, आधी आबादी को संसद में ताकत, देश बदलने वाला दिन। एंकर ऐसे बोल रहे थे जैसे शाम तक संविधान रिबूट होने वाला। सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। कुछ लोग जेन्युइनली खुश थे, कुछ लोग सस्पिशियस थे, और कुछ लोग वैसे ही थे जो हर मुद्दे पर सिर्फ मीम बनाते हैं और सबसे ज्यादा एंजॉय वही करते हैं। लेकिन आम लोगों के मन में एक उम्मीद थी, क्योंकि बात महिलाओं की थी। उस महिला की जो सुबह सबसे पहले उठती है और रात में सबसे आखिरी में सोती है, जो घर भी संभालती है, नौकरी भी करती है, बच्चों की पढ़ाई भी देखती है, बुजुर्गों का ध्यान भी रखती है, और ऊपर से सोसाइटी से लेक्चर भी देती रहती है, जो वोट डालने लाइन में भी खड़ी होती है, टैक्स इनडायरेक्ट भी देती है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी करती है। लेकिन संसद में उसकी संख्या अभी भी कम है। तो सवाल बिल्कुल जेन्युइन था, जब देश आधा महिलाओं का है तो राजनीति में हिस्सेदारी आधी क्यों नहीं। फिर दोपहर आई, वोटिंग हुई, स्पीकर ने नतीजे पढ़े, पक्ष में 298 वोट, विरोध में 230 वोट। अब यहाँ आम आदमी कंफ्यूज हो गया। वो बोला एक मिनट, ज्यादा वोट तो सपोर्ट में, फिर बिल कैसे गिर गया। और यहीं से राजनीति का मैच शुरू होता है। ये कोई नॉर्मल बिल नहीं था, ये ऐसा मामला था जिसमें संविधान से जुड़ा बदलाव था। और संविधान बदलना व्हाट्सएप पोल जैसा नहीं होता कि 51% लोग हाँ बोल दे और काम खत्म। यहाँ स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, मतलब सिर्फ ज्यादा वोट नहीं, काफी ज्यादा वोट। उस दिन जितने सदस्य मौजूद थे उसके हिसाब से सरकार को लगभग 352 वोट चाहिए थे, मिले 298। यानी मैच खेला गया, ऑडियंस आई, कमेंट्री हुई, स्कोर बोर्ड चला, लेकिन ट्रॉफी नहीं मिली। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सरकार को ये नंबर्स पता नहीं थे? भाई ये वही लोग हैं जो इलेक्शन में वार्ड लेवल तक कैलकुलेशन रखते हैं कि इस गांव में कौन नाराज है, किस सीट पर कितना स्विंग होगा, कौन नेता किस मूड में है, सब डेटा रहता है। तो ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि इतनी बड़ी वोटिंग का रिजल्ट अनुमान से बाहर था। तो फिर बिल लाया क्यों गया? यही वो सवाल है जहां कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, राजनीति में हर चीज पास कराने के लिए नहीं लाई जाती, कुछ चीजें मैसेज देने के लिए भी लाई जाती है। कुछ फैसले कानून से ज्यादा परसेप्शन के लिए होते हैं। अगर बिल पास हो जाता तो सरकार कहती देखिए हमने महिलाओं को अधिकार दिया, अगर बिल गिर गया तो कहा जा सकता है हमने कोशिश की लेकिन विपक्ष ने रोक दिया। यानी रिजल्ट कुछ भी हो, नैरेटिव अपने पास, इसे कहते हैं बेटिंग भी अपनी, रिप्लाई भी अपना। और अगर आप राजनीति को सिर्फ डिबेट समझते हो तो थोड़ा अपडेट हो जाओ, ये फुल टाइम स्टोरी टेलिंग इंडस्ट्री है। अब दूसरी तरफ विपक्ष था, उसने बिल का विरोध किया, लेकिन क्या विपक्ष महिलाओं के खिलाफ था? मामला इतना सिंपल नहीं है। विपक्ष का कहना था कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम बिल में लगी शर्तों के खिलाफ, और सबसे बड़ी शर्त थी परिसीमन। अभी शब्द सुनकर आधे लोग चैनल बदल देते हैं, लेकिन रुकिए, आसान भाषा में समझते हैं। परिसीमन मतलब चुनावी सीटों का नया बंटवारा, किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, कौन सा इलाका किस सीट में जाएगा, किसकी आवाज संसद में कितनी तेज होगी। अब सुनने में टेक्निकल लगता है, लेकिन असल में ये प्योर पावर का मामला है। क्योंकि सीट मतलब सिर्फ कुर्सी नहीं होती, सीट मतलब ताकत, सीट मतलब मंत्रालय, सीट मतलब बजट, सीट मतलब कौन सरकार बनाएगा। अब यहाँ उत्तर भारत और दक्षिण भारत की राजनीति सामने आती। कुछ दक्षिण राज्यों में ने पिछले दशकों में एजुकेशन, हेल्थ, पॉपुलेशन कंट्रोल में अच्छा काम किया। वहीं उत्तर भारत के कई बड़े राज्यों में आबादी तेजी से बढ़ी। अगर फ्यूचर में सीट्स का बंटवारा मेनली पॉपुलेशन के हिसाब से हुआ तो नेचुरली ज्यादा आबादी वाले राज्यों की सीट्स बढ़ सकती है। मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों का इन्फ्लुएंस और बढ़ सकता है। और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को डर है कि हमने रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी अपनाई और रिवार्ड की जगह पॉलिटिकल वेट कम हो जाएगा। इसे आसान एग्जाम्पल से समझो। दो भाई है, एक ने कमाया, बचाया, प्लानिंग की, दूसरा बोला जो होगा देखा जाएगा। अब प्रॉपर्टी बांटने का रूल बना कि जिसके घर में ज्यादा लोग हैं उसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा। पहला भाई बोलेगा फिर मैंने समझदारी क्यों दिखाई। यही फीलिंग कई राज्यों की है। और जब महिला आरक्षण जैसे सेंसिटिव मुद्दे को इस डिबेट से जोड़ दिया गया तो मामला सीधा नहीं रहा। अब ये सिर्फ महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं था, ये राज्यों की ताकत, फ्यूचर पॉलिटिक्स और नेशनल बैलेंस का सवाल भी बन गया। यही राजनीति का पहला बड़ा लेसन है, जो मुद्दा सामने दिखता है कई बार असली लड़ाई उसके पीछे छिपी होती है। अब जरा महिलाओं की नजर से देखो। एक वर्किंग वुमेन जो सुबह जल्दी उठती है, मेट्रो पकड़ती है, ऑफिस जाती है, बॉस का प्रेशर झेलती है, वापस आकर घर संभालती है, वो टीवी पर ये सब देखती होगी और सोचती होगी मेरे नाम पर फिर बहस हो गई। लेकिन फैसला फिर टल गया।
एक रूरल वुमन जो खेत में काम करती है, घर संभालती है, राशन लाइन में लगती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, वो भी यही सोचती होगी मेरे नाम पर सब बोलते हैं, मेरे लिए होता कब है। और यही सबसे पेनफुल हिस्सा है, जिनके नाम पर राजनीति हुई वही फिर इंतजार में रह गए। भारत में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की मांग नहीं है, सालों से चल रही है। पंचायतों में आरक्षण आया तो हजारों महिलाएं सरपंच बनी, कई जगह उन्होंने स्कूल सुधारे, पानी की समस्या सुलझाई, गांव के फैसले बदले। मतलब मौका मिला तो महिलाओं ने प्रूव किया कि लीडरशिप जेंडर नहीं देखती। लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में मामला अलग है। यहाँ टिकट चाहिए, पैसा चाहिए, पार्टी सपोर्ट चाहिए, नेटवर्क चाहिए, मीडिया स्पेस चाहिए, और कई बार सबसे ज्यादा चाहिए पेशेंस, क्योंकि यहाँ टैलेंट से ज्यादा सरनेम और कनेक्शन काम कर जाता है। यही दूसरा बड़ा लेसन है। सिर्फ कानून बना देने से इक्वलिटी नहीं आती, सिस्टम भी बदलना पड़ता है। अब सरकार की पॉलिटिक्स समझो। पिछले कुछ सालों में महिला वोटर बहुत पावरफुल फैक्टर बनी है। कई राज्यों में महिलाओं ने सरकार बदल दी, सरकार बचा दी। लाडली बहन जैसी वेलफेयर स्कीम, गैस कनेक्शन, राशन, हेल्थ स्कीम्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सब का असर महिला वोटर्स पर पड़ा। तो अगर सरकार कहे कि हमने महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, ये सीधा इमोशनल मैसेज है, और इमोशनल मैसेज बहुत दूर तक जाता है। विपक्ष की प्रॉब्लम यह है कि उसकी बात कॉम्प्लेक्स है। वो बोलेगा देखिए मामला रिजर्वेशन नहीं, डिलिमिटेशन है, फेडरल बैलेंस है, स्ट्रक्चरल कंसर्न है। जनता बोलेगी भाई सिंपल बोलो, सपोर्ट किया या अपोज। यही तीसरा बड़ा लेसन है। राजनीति में जिसकी बात सिंपल होती है वो कई बार सही बात करने वाले से भी आगे निकल जाता है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे का खेल समझते हैं। और कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है कौन सही था। अब आगे क्या होगा? क्या महिला आरक्षण खत्म हो गया? नहीं। क्या ये मुद्दा वापस आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या 2029 चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनेगा? बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि अब हर पार्टी महिलाओं से बात करेगी, हर पार्टी कहेगी हम आपके साथ है। कोई मैनिफेस्टो में लिखेगा, कोई रैली में बोलेगा, कोई एड बनाएगा और कोई स्पीच देगा। लेकिन याद रखना, स्पीच और सिंसियरिटी में फर्क होता है। यही छोटा बड़ा लेसन है। नेता की बात नहीं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। किसने कितनी महिलाओं को टिकट दिया, किसने डिसीजन मेकिंग रोल्स दिए, किसने सिर्फ स्टेज पर नारी शक्ति बोला और लिस्ट में नाम नहीं दिया। यही असली टेस्ट है। अब सच सुनो, भारत की राजनीति में महिलाएं सिर्फ वोटर नहीं रही, अब वे डिसाइडिंग फैक्टर है। और जिस दिन महिलाएं मुद्दों पर एकजुट होकर वोट्स करेंगी, उस दिन राजनीति की लैंग्वेज बदल जाएगी। क्योंकि अभी तक नेता महिलाओं से बात करते हैं, उस दिन नेता महिलाओं की सुनेंगे। और यही पांचवा लेसन है, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी ताकत संख्या नहीं, जागरूक संख्या होती है। तो दोस्तों, 17 अप्रैल 2026 सिर्फ एक बिल की हार नहीं थी, ये इंडियन पॉलिटिक्स का लाइव मास्टर क्लास था। इसमें सरकार की स्ट्रेटजी दिखी, विपक्ष की मजबूरी दिखी, राज्यों की चिंता दिखी और महिलाओं की अधूरी लड़ाई भी दिखी। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या महिलाओं को उनका पूरा प्रतिनिधित्व मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कब? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या सच में सब देना चाहते हैं या सिर्फ बोलना चाहते हैं? अब आप बताओ, असली खेल किसने खेला? सरकार ने, विपक्ष ने, या दोनों ने? कमेंट में खुलकर लिखो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी कहानी के साथ जिसमें हेडलाइन कम, सच्चाई ज्यादा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।